पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा होते ही गुंडागर्दी पर उतर आया है तालिबान। तालिबानियों ने विरोध प्रदर्शन कर रही महिला पत्रकारों को कुचलने की कोशिश की। अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में महिला पत्रकार महिलाओं की आजादी के हक में मार्च कर रही थीं। तभी पीछे से गाड़ी लेकर आए तालिबानी ने उस प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की। तालिबानी ने महिला पत्रकार को गाड़ी से टक्कर मारी। टक्कर लगते ही वो महिला पत्रकार चिल्लाने लगी तो वो तालिबानी महिलाओं की ओर कुछ इशारा करते हुए निकल गया। इस तस्वीर को आप दोबारा भी देख सकते हैं कि कैसे गाड़ी में सवार तालिबानी ने महिला पत्रकारों के मार्च पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। अफगानिस्तान पर कब्जा करते ही तालिबान ने महिलाओं पर बंदिशें लगाई हैं। तालिबान कामकाजी महिलाओं को काम करने से रोक रहा है। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एबीपी न्यूज से बातचीत में किया पंजशीर पर पूरी तरह कब्जे का दावा। कहा अफगानिस्तान में नई सरकार का ऐलान भी जल्द होगा। मुजाहिदीन इमारत इस्लामी पंजशीर प्रोविंस पर मुकम्मल तौर पर कब्जा किया और पंजशीर में आम लोगों को सहूलियात का प्रोग्राम जारी हुआ। आइंदा हुकूमत के ऐलान करीब ऐलान होता है। इस बीच रेजिस्टेंस फ्रंट के नेता अहमद मसूद ने फेसबुक पर ऑडियो संदेश जारी कर कहा कि उनके लड़ाके पंजशीर में अब भी तैनात हैं और तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी है। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने आज तकरीबन 2 घंटे लंबी बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर इस हाई लेवल बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, सीडीएस जनरल विपिन रावत ने हिस्सा लिया। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। खासतौर पर तालिबान और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों के गठजोड़ से भारत की आंतरिक सुरक्षा को संभावित खतरे पर बात हुई। यही नहीं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की अफगानिस्तान में जरूरत से ज्यादा सक्रियता पर भी नजर रखी जा रही है। फिलहाल भारत की प्राथमिकता अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वापसी और अफगानिस्तान में चल रही 23,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं। चींटियों के झुंड ने रोक दी एयर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। दिल्ली से लंदन तय समय पर नहीं उड़ पाया प्लेन। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया के विमान AI 111 को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन विमान के बिजनेस क्लास में चींटियों का झुंड मिलने से हड़कंप मच गया। बिजनेस क्लास में भूटान के प्रिंस भी बैठे हुए थे, लेकिन चींटियों का झुंड मिलने की वजह से एयर इंडिया का वो विमान उड़ान नहीं भर सका। बाद में एयर इंडिया को लंदन के लिए उस फ्लाइट के विमान को बदलना पड़ा, तब जाकर वो फ्लाइट दिल्ली से लंदन के लिए रवाना हुई। इस घटना पर एयर इंडिया का आधिकारिक बयान भी आया है। एयर इंडिया के मुताबिक तकनीकी समस्या की वजह से प्लेन बदलना पड़ा। त्योहार के लिए कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं लोग। मुंबई में गणेश चतुर्थी उत्सव से पहले बाजारों में उमड़ी भारी भीड़। ना सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह, ना मास्क की परवाह। लोग बाजार में बेहिसाब घूम रहे हैं, मानो कोरोना महामारी से पार पा लिया हो। ये मुंबई के दादर के बाजार की तस्वीरें हैं। गणेश चतुर्थी उत्सव से पहले बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। गणेश चतुर्थी पूरे महाराष्ट्र का एक बड़ा उत्सव है, लेकिन खतरा ये है कि महामारी के दौर में ये भीड़ कहीं संक्रमण का सबब ना बन जाए। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 495 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। अभी भी मुंबई में 4000 कोरोना पीड़ितों का इलाज चल रहा है। कोरोना के विवाद ने सस्पेंड करवा दिया ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच वर्ल्ड कप फुटबॉल का क्वालिफायर मैच। ब्राजील के हेल्थ ऑफिसर ने 3 खिलाड़ियों को खेलने से रोकने के लिए बीच मैदान में पहुंच गए। ब्राजील के साओ पाउलो में इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबले को 7 मिनट ही हुए थे कि ब्राजील के हेल्थ ऑफिसर मैदान पर पहुंच गए। बोले कि अर्जेंटीना के 3 खिलाड़ियों ने ब्राजील में क्वारंटीन नियमों का पालन नहीं किया, जिसके बाद मैदान पर ही बहस हो गई। इसमें अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी मेसी भी अधिकारियों से बहस करते हुए दिखे। विवाद बढ़ने के बाद ब्राजील अर्जेंटीना का ये मैच स्थगित करना पड़ा। अर्जेंटीना के कुल 4 खिलाड़ियों को वापस भेजा जा रहा है।
अर्जेंटीना के 4 खिलाड़ी इंग्लिश प्रीमियर लीग खेलकर ब्राजील आए थे। उनमें से 3 खिलाड़ी क्वालिफायर मुकाबले में उतरे, लेकिन उन्होंने क्वारंटीन नियमों का पालन नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले सांसद अभिषेक बनर्जी से प्रवर्तन निदेशालय ने की पूछताछ। बनर्जी से कोल घोटाले के सिलसिले में हुई पूछताछ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को आखिरकार ईडी के मुख्यालय में आना ही पड़ा। वो मीडिया के कैमरों से बचते बचाते ईडी ऑफिस पहुंचे। अभिषेक बनर्जी से इस मामले में फरार चल रहे टीएमसी नेता विनय मिश्रा से संबंधों को लेकर पूछताछ हुई। ईडी ने जानना चाहा कि विनय मिश्रा अभी कहां है। पता चला कि विनय मिश्रा अभी लंदन में है और शर्तों के साथ वापस भारत आना चाहता है। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी की संपत्ति और उनके बैंक खातों को लेकर भी उनसे पूछा गया। बीजेपी को अगर लगता है कि इससे तृणमूल डर जाएगी, तृणमूल झुक जाएगी, तृणमूल हार मान लेगी, दूसरे राजनीतिक दलों की तरह, कांग्रेस की तरह मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं, या कोई और राजनीतिक दल की तरह घर में बैठ जाएगी, भाई हम और जोर जबरदस्ती के साथ आपके खिलाफ लड़ाई करेंगे और हम वो हर राज्य में जाएंगे जहां आप लोकतंत्र की हत्या किया है। आपको जो उखाड़ना है आप उखाड़। जांच के दौरान एजेंसियों को पता चला था कि कोल तस्करी का पैसा टीएमसी के बड़े नेताओं तक जाता है। इसकी आंच विनय मिश्रा से होते हुए अभिषेक बनर्जी तक पहुंच गई। नई दिल्ली का 12 जनपद स्थित बंगला स्वर्गीय रामविलास पासवान, जो केंद्रीय मंत्री थे और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, 3 दशकों तक उनका ये बंगला, उनका एड्रेस रहा है दिल्ली में, उनका पता रहा है। इस बंगले में वो 3 दशक से ज़्यादा समय तक रहे थे, लेकिन पिछले साल 8 अक्टूबर की उनकी मृत्यु के बाद अब इस बंगले में उनके पुत्र चिराग पासवान अपनी मां के साथ रहते हैं। और ये खबर आई थी कि अब उन्हें ये बंगला खाली करना पड़ेगा, क्योंकि रामविलास पासवान के नाम से ये बंगला आवंटित था और अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नाम ये बंगला आवंटित कर दिया गया है। लेकिन इस बीच यहाँ एक तस्वीर ये आई है कि इस बंगले में रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान की एक मूर्ति लगाई गई है। ये देखिए, ये एक स्टैचू है रामविलास पासवान की, जो मुख्य द्वार है इस बंगले का, उसके ठीक सामने ये लगाया गया है। और यहाँ पर रामविलास पासवान स्मृति के नाम से भी एक अंदर बोर्ड लगाया गया है कि रामविलास पासवान के जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो ज़रूर ये चाहेंगे कि इस बंगले को मेमोरियल के तौर पर घोषित किया जाए। लेकिन अब ये जो नियम है वो कैबिनेट ने ये हटा दिया है। कोई भी बंगला अब मेमोरियल के तौर पर नहीं बनाया जाता है। इंग्लैंड के ओवल मैदान पर टीम इंडिया ने रच दिया इतिहास। टेस्ट क्रिकेट में ओवल के मैदान पर 50 साल बाद जीत दर्ज की है टीम इंडिया ने। ओवल टेस्ट मैच में जीत के साथ ही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे हो गया है और टेस्ट मैच में शतक बनाने वाले रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी क्रिकेट में आया भूचाल। बाबर आजम को कप्तान बनाने के बाद पाकिस्तान के हेड कोच मिसबाउल हक और गेंदबाजी कोच वकार यूनिस ने दिया इस्तीफा। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम क्या चुनी, तूफान खड़ा हो गया। हेड कोच मिसबाउल हक और गेंदबाजी कोच वकार यूनिस को यह टीम पसंद नहीं आई। पीसीबी ने बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम की कमान सौंपी है। इससे नाराज होकर हेड कोच मिसबाउल हक और गेंदबाजी कोच वकार यूनिस ने इस्तीफा दे दिया है। T20 वर्ल्ड कप से पहले मची इस उथल पुथल के बीच पीसीबी ने आनन फानन में शकलाइन मुश्ताक और अब्दुल रज्जाक को पाकिस्तान टीम का कोच बनाया है। इस बीच T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान 8 सितंबर को होगा। कोच रवि शास्त्री के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से मीटिंग को टाला गया है। रिलायंस जियो 10 सितंबर को लाने वाला है दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन। गूगल के एंड्रॉइड सिस्टम पर ऑपरेट होने वाला ये फोन 3,500 रुपए में मिलेगा। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो के इस फोन का नाम होगा जियो फोन नेक्स्ट, जो कि 10 सितंबर को लॉन्च हो रहा है। इसे जियो और गूगल ने मिलकर बनाया है। ये फोन 4G नेटवर्क पर भी सपोर्ट करेगा। जियो के इस फोन में 16 GB और 32 GB की इंटरनल मेमोरी होगी। फोन में 5.5 इंच का डिस्प्ले होगा, यानी स्क्रीन 5.5 इंच की होगी, वो भी HD क्वालिटी के साथ। कंपनी ने इस फोन में अच्छी स्पीड और बेहतरीन कैमरा होने का दावा भी किया है। रिलायंस जियो अपने इस नए फोन पर एक आकर्षक ऑफर भी दे रही है। 500 रुपए के शुरुआती पेमेंट पर भी आप इस फोन को बुक करवा सकते हैं।
छत्तीसगढ़ के लोक उत्सव तीजा पोरा तिहार के मौके पर जमकर थिरके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सीएम बघेल ने कांग्रेस की महिला नेत्रियों के साथ जमकर डांस किया। छत्तीसगढ़ी लोक संगीत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऐसे थिरके कि सब देखते रह गए। उनके साथ कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक और अलका लांबा भी खुद को नहीं रोक पाईं और मंच पर ही सीएम के साथ थिरकने लगी। सीएम की पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल भी इसमें शामिल हुई। छत्तीसगढ़ में तीजा पोरा महिलाओं का त्योहार है और इस त्योहार के सिलसिले में ही कांग्रेस की प्रवक्ताओं को रायपुर बुलाया गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं के लिए सीएम हाउस में ये आयोजन रखवाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में कल हुई महापंचायत के बाद किसान आंदोलन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हुई। मायावती ने भी विवाद में एंट्री मारी। कोरोना काल से तो भयंकर बीमारी सरकार है, जो सरकार के कानून है वो कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। राजनीतिक महापंचायत होगी, किसान महापंचायत तो रही नहीं। किसान के मुद्दे तो कल कम ही दिखाई दिए, वहाँ ज्यादा बातें राजनीतिक हुई हैं। आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत की तारीफ की। बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए लिखा, यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में कल हुई किसानों की जबरदस्त महापंचायत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी प्रयास अति सराहनीय है। इससे निश्चित ही सन 2013 में सपा सरकार में हुए भीषण दंगे के गहरे जख्मों को भरने में थोड़ी मदद मिलेगी, किंतु यह बहुतों को असहज भी करेगी। कल की महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार की तुलना तालिबान से की, जिसको लेकर कल ही से घमासान छिड़ा हुआ। यूपी के पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज। योगी सरकार पर की थी टिप्पणी। पुलिस के मुताबिक अजीज कुरैशी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए दंगा भड़काने वाला बयान दिया। हालांकि कुरैशी ने अब सफाई भी दी है। मेरे बयान को पूरी तरह तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। मुझे सियासी नुकसान पहुँचाने के लिए, राजनीतिक हानि पहुँचाने के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस उस पर जो कार्रवाई जांच करके कार्रवाई करेगी। जो महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं उनके लोगों के द्वारा दिया जाना ये अस्वीकार है। रामपुर में अजीज कुरैशी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से मिलने पहुंचे थे। वहीं पर उन्होंने वो विवादित बयान दिया जिस पर बवाल मचा हुआ। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट होने पर सियासत तेज। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर झाल मजीरे के साथ भजन गाया। झाल मजीरे के साथ भजन ये झारखंड की सियासत का नया चेहरा है। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट करने पर सियासत तेज हो गई है। मानसून सत्र के दूसरे दिन के कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने झाल मंजीरे बजाकर भजन गाया और मांग रखी कि नमाज के लिए जगह तो प्रार्थना के लिए जगह क्यों नहीं दी। इस पूरे विवाद पर झारखंड सरकार का कहना है कि समय पर नमाज अदा करने के लिए अलग से कमरा अलॉट किया गया है। बीजेपी इस मुद्दे को बेवजह तूल दे रही है। मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों के घेरे में आए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। 5 बार बुलाने के बावजूद भी ईडी के सामने नहीं आए हैं। 100 करोड़ की वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किल बढ़ गई है। वसूली कांड में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। दरअसल 5 बार बुलाने के बाद भी अनिल देशमुख ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हर बार उनके वकील केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश हुए और बढ़ती उम्र, बीमारी और तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए पेशी में छूट मांगते रहे। इस लुकआउट नोटिस के बाद अब अनिल देशमुख देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं और साथ ही अनिल देशमुख की गिरफ्तारी का खतरा भी बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्म परिवर्तन पर बड़ा संग्राम। रायपुर में पुलिस के सामने थाने में भीड़ ने पादरी को पीटा। मारपीट हो रही है, लात घूंसे चल रहे हैं, जूतों से हमला हो रहा है और जो पिट रहा है उस शख्स पर अवैध धर्मांतरण कराने का आरोप है। ये आरोपी एक पादरी है। पूरा मामला रायपुर की पुरानी बस्ती का है। आरोपों के मुताबिक यहां भाटा गांव में धर्मांतरण का अवैध धंधा चल रहा था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने पादरी को थाने में बुलाया तो यहां जुटी भीड़ ने हमला कर दिया। इस बवाल पर पुलिस हमले के आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस वालों पर भी सवाल उठे।
रायपुर में धर्मांतरण का ये मामला सामने आने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में भी सियासत तेज हो गई है। पहले कैमरे से देखिए पहाड़ टूटता है और यहाँ वीडियो बना रहे ये लोग डरते हुए और खौफ के साथ हंसते हुए पीछे भागते हैं। ओ भाई। और दूसरे कैमरे से देखिए यहाँ भी कुछ लोग मोबाइल से गिरते पहाड़ का वीडियो बना रहे हैं। यहाँ कुछ सुरक्षा कर्मी भी दिख रहे हैं और देखिए यहाँ भी ये लोग उठकर भागे। अब ये तीसरे कैमरे से तीसरी तस्वीर देखिए। यहाँ दूर से दिख रहा है कि कैसे बड़ा सा पहाड़ टूटकर सड़क पर गिरता है। बड़ी बड़ी चट्टानें खाई की तरफ गिर जाती हैं। ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की। यहाँ रामपुर से NH5 पर यह हादसा हुआ। इस हादसे में लोग और गाड़ियां बाल बाल बचे हैं। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।